तो खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का, और इस खास कार्यक्रम के अब अगले सत्र की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, जो जुड़ा हुआ है महिलाओं के कल्याण से। हमारे साथ खास मेहमान यहां पर स्टेज पर मौजूद हैं। और एक और बात आपको बता दें कि अब तक हमने सिर्फ पक्ष जाना सरकार का, लेकिन अब हमारे साथ जो मेहमान है पक्ष भी विपक्ष भी, यानी कि वार भी होगा और पलटवार भी। और चलिए हम सीधा आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्री स्वाति सिंह, जो कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, इसके साथ ही यहां पर समाजवादी पार्टी की महिला नेता और मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव स्टेज पर हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों ही ऐसे चेहरे जिन्होंने जैसे ही सत्ता में कदम रखा, सत्ता की गलियारों में इनके चेहरे के ही साथ ही राजनीति भी एक अलग ही मोड़ पर आकर खड़ी हो गई। तो इस बेहद महत्वपूर्ण सत्र को शुरू करने के लिए मैं यहां पर इंडिया न्यूज के डेप्यूटी एडिटर और सीनियर एंकर सुशांत सिन्हा का रुख करना चाहूंगी। सुशांत, मंच अब आपके हवाले। शुक्रिया शिरीन। और देखिए, कोई भी राज्य हो, समाज हो, वो तब तक आगे नहीं बढ़ सकता और बेहतर नहीं कर सकता जब तक वहां की महिलाएं बेहतर न कर रही हों और साथ न चल रही हों। और इसलिए हमें लगा कि जब हम योगी सरकार के 1 साल के कामकाज का हिसाब जानने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो महिलाओं के लिए क्या हुआ है ये समझना बहुत जरूरी है। और हमने 2 बड़ी सशक्त महिलाओं को बुलाया। अपर्णा यादव हमारे साथ हैं, मुलायम सिंह की छोटी बहू हैं, प्रतीक की पत्नी है, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान भी बनाई हुई है, राजनीति में सक्रिय हैं और महिलाओं के लिए बहुत काम करती हैं। और हमारे साथ स्वाति सिंह हैं, जो कि महिला एवं बाल कल्याण मंत्री हैं और फायर ब्रांड नेता भी हैं। और मैं कुछ आंकड़ों के साथ सवाल की शुरुआत करूं उससे पहले स्वाति जी, मेरा एक सवाल आपसे है। एक दौर था जब महिलाएं या गृहिणी जो होती थी वो घर में अपने पल्लू में चाबियों का गुच्छा बांधती थी। आपके पल्लू में मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि जिम्मेदारियों का गुच्छा है और विभागों का गुच्छा। आपके पास एनआरआई मंत्रालय भी है, बाढ़ नियंत्रण, कृषि आयात, कृषि विपणन, परिवार कल्याण, महिला कल्याण, मातृत्व और बाल कल्याण। इतना सब आप अपने पल्लू में बांध के घर भी कैसे चला रही हैं और ये विभाग भी कैसे चला रही हैं? देखिए, आप खुद ही कह रहे हैं कि इतनी सारी चीजें हैं और आप कैसे चला रही हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जिस सरकार का मैं हिस्सा हूं, कहीं ना कहीं वो महिलाओं को इतना सशक्त मानती है कि महिलाएं घर के साथ साथ इतनी जिम्मेदारियां उठा सकती हैं, और इसीलिए ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है। दूसरी बात, मेरा खुद का ये मानना है कि एक महिला के ही अंदर इतनी ताकत होती है, इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो घर के साथ साथ अपने बच्चे, अपने परिवार के साथ साथ अपना प्रोफेशनल लाइफ भी इक्वली देख सकती है। अच्छी बात है। मैं पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहता हूं उसको कुछ आंकड़ों के साथ रख रहा हूं कि जिस उत्तर प्रदेश में इस वक्त हम बैठकर ये मंच कर रहे हैं वो कई मामलों में आगे है, लेकिन ऐसे मामले हैं जिनमें कोई आगे न हो तो बेहतर है। जैसे 10 से 19 साल की बच्चियां जिस राज्य में सबसे ज्यादा ब्याही जाती हैं वो उत्तर प्रदेश है, और ये सरकारी आंकड़े हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी गर्भवती महिलाओं की जो मृत्यु दर है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है पूरे देश में। 27.8 उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है। इंडिया में एवरेज जो है वो 11.7 है। इसी तरीके से यहां हर 15 मिनट में करीब एक महिला के साथ कोई ना कोई अपराध हो रहा है। और 2016 में सबसे ज्यादा रेप केसेस अगर कहीं हुए थे, ये एनसीआरबी का आंकड़ा है, वो उत्तर प्रदेश में। 1 साल में स्वाति जी, इनमें से क्या कुछ बदला है और क्या बदलने वाला है? बिल्कुल, आपने जैसे बोला, जो भी चीजें आप बता रहे हैं वो नहीं होना चाहिए किसी भी बच्ची या किसी भी महिला के साथ, लेकिन जो आप डेटा मुझे बता रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या ये 1 साल में ये डेटा आपको उपलब्ध, ये 1 साल का डेटा आप बता रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों को लेकर के जो समस्या है, या क्या ये एक साल में ये समस्याएं उत्पन्न हुई हैं? ये ऐसी समस्याएं हैं जो सालों से चली आ रही हैं। बड़ा अफसोस होता है कि पिछले 70 साल हो गए हमको आजाद हुए, किसी ने महिलाओं और बच्चियों की बात नहीं की। आज मोदी जी महिलाओं और बच्चियों के सशक्तिकरण की बात करते हैं, आज योगी जी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, और आप हमसे ही ऐसे सवाल पूछते हैं। ये वो सरकार है जहां पर महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखा जाए, गर्भ में पल रही बेटी को कैसे सुरक्षित रखा जाए, हम उसकी बात करते हैं। नहीं स्वाति जी, मेरा सवाल ये था कि इसको बदलने के लिए वही मैं बोल रही हूँ, मैं वही शुरुआत कर रही हूँ कि गर्भ में पल रही बेटी की भी सुरक्षा की हम बात करते हैं। मुखबिर योजना जिसकी शुरुआत हमने की कि भ्रूण हत्याएं होती हैं, शायद लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस सृष्टि का निर्माण एक महिला, एक बच्ची के उससे होता है, एक औरत करती है। हम बच्चों को जन्म देते हैं, हम इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, आप उसकी हत्या करा देते हैं,
भ्रूण हत्या करवाते हैं, जब बेटी ही पैदा नहीं होगी तो ये कैसे चलेगी ये दुनिया, ये लोग समझते नहीं है। उसके लिए हम लोगों ने मुखबिर योजना की शुरुआत की। हम लोगों ने 181 हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की, जहां महिला को एक ही छत के नीचे आशा ज्योति केंद्र है, जहां पर उसको पुलिस सिक्योरिटी से लेकर अगर कोई उसको मेडिकल की जरूरत है तो उससे लोग समझते नहीं है। उसके लिए हम लोगों ने मुखबिर योजना की शुरुआत की। हम लोगों ने 181 हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की, जहां महिला को एक ही छत के नीचे आशा ज्योति केंद्र है, जहां पर उसको पुलिस सिक्योरिटी से लेकर अगर कोई उसको मेडिकल की जरूरत है तो उससे लेकर के उसको काउंसलिंग की जरूरत है, उसको किसी लीगल एडवाइस की जरूरत है, सारी चीजें उसको एक छत के नीचे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या क्या चीजें आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने 8 मार्च को एक कार्यक्रम किया था। उसमें आपने देखा होगा कि जो निराश्रित महिलाएं हैं, वृंदावन में रहती हैं, ऐसी महिलाएं जिनको उनके घर के लोग बाहर निकाल देते हैं, वो एक आश्रय, एक ऐसे घर में रह रही हैं, एक ऐसे आश्रम में रह रही हैं जहां पर उनके परिवार के लोग नहीं रह रहे हैं, अकेले रह रही हैं। हमने उनका भी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया, जो उन मंदिरों में जो फूल वहां से निकाल करके और उससे गुलाल बनाने का काम, अगरबत्ती बनाने का काम, धूप बनाने का काम, हम तो ऐसी माताओं को भी सशक्त बना रहे हैं ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और वो अपना कोई डिसीजन ले सके। हम एक बच्चे से लेकर के एक बुजुर्ग मां तक के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है। अपर्णा जी बेहतर बता पाएंगी क्योंकि आप यहीं रह रही हैं, प्रदेश की हैं, एक ऐसे परिवार से हैं जहां पर बहुत सालों से वो सत्ता में रहा है। और जो स्वाति जी कह रही हैं उसका सीधा सीधा इशारा ये था कि आप लोगों ने यहां पर इतने साल किया नहीं, ये 1 साल में क्या करेंगी। तो आप पर भी सवाल है, और 1 साल में आपको लगा कि योगी सरकार में महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है? देखिए, इसमें कोई दो राय तो है नहीं कि जिस प्रकार से सरकार के जितने प्रोग्राम्स हैं और जिस प्रकार से आपने मुझे बताया कि इतने सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं और सकारात्मक रूप से उसको कोई दिशा दी जा रही है। पर मैं भी कुछ डेटा लेके आई हूं अपने साथ, और सीआरबी के तहत ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड जो ब्यूरो है, पिछले 1 साल में करीबन 400% राइज हुआ है क्राइम इन यूपी, विच इज हाईएस्ट इन हिस्ट्री। चाइल्ड रेप 82% हुआ है। 2017 से 106 रेप 14.5%, ये सिर्फ यूपी में, मतलब ये एनसीआरबी बोल रही है, ये मैं नहीं बोल रही, या सरकार का कोई ये प्राइवेट रिकॉर्ड नहीं है या सेंट्रल उसका नहीं है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो पूरे देश में आकलन करता है। और आप भी जर्नलिज्म में बिलीव करते हैं, तो ये चीज है। मैं ये बस इतना कहना चाहती हूं कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो 1 दिन में नहीं हो सकता, 75 साल में नहीं होगा, मगर हाँ, बदलाव की राजनीति लाने के लिए हमें राजनीति के ऊपर सोचना पड़ेगा। वो चाहे महिलाओं की तरफ हो, वो पुरुषों की तरफ हो, बच्चों की तरफ हो, किसी भी वृद्धों की तरफ हो, पर सकारात्मक पहल किसी भी सरकार में शुरू होती है तो वो अच्छी बात है। ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी सरकार जब थी तो हमने कोई काम ही नहीं किया। भाई 1090 सबसे बड़ा, द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इन इंडिया, 1090, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने 1050 शुरू किया। मैं खुद कमिश्नर बस्सी साहब से मिलकर आई थी, एंड ही सेड दैट इट इज द मोस्ट एंटरप्राइजिंग वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट दैट आई हैव एवर सीन, जो बीएल बस्सी साहब कमिश्नर। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा अपर्णा जी, क्योंकि आप आंकड़े एनसीआरबी की गिना रही थी। एनसीआरबी के कुछ आंकड़े मैं भी लेकर आया। जी जी। मई 13, 2007 से मार्च 14, 2012 जो मायावती की सरकार थी, उसमें 97,000 केसेस महिलाओं के खिलाफ अपराध के दर्ज हुए। देखिए, आप इस साल की बात करने के लिए आपने मुझे बुलाया था, वरना मैं पूरे रिकॉर्ड लेके आती। मैं इसी साल पे जी। आपके समय में 2012 से 2017 के समय वो आंकड़ा डबल हो गया, लगभग 97,000 से बढ़कर 1,80,000 हो गया। मेरा सवाल यह है कि मैं इनसे तो पूछूंगा, लेकिन इनका जो तर्क है कि आप लोगों ने एक ऐसा समाज दिया पिछले 5 साल में तैयार करके जहां महिलाओं के खिलाफ इतना अपराध हो रहा था, उसको 1 साल में सुधारा जा सकता है क्या? देखिए, ऐसा हमारे सरकार में जब आप ये आंकड़े गिनवा रहे हैं तो महिलाओं के लिए जितनी स्कीम निकाली पिछली सरकार ने, आई डोंट थिंक कि किसी भी सरकार ने इतना अच्छा काम किया होगा। मैं आपको बार बार वही चीज बता रही हूं कि एक दिन में, जैसा आपने कहा वही मैं भी बात कह रही हूं, सबसे पहले मैंने इसी बात से शुरू करी कि सकारात्मक पहल करना किसी भी सरकार के लिए अनिवार्य है, और वो किसी भी दिशा में हो। तो सबसे जरूरी बात है कि हमने पहल क्या करी, उसका लाभ हमें कितना मिला। 1,27,000 केस तो हमने सबसे पहले साल में, जब 1090 का बिल्कुल बेबी इंफ्रास्ट्रक्चर था, तब हमने सॉल्व करी है।
तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि कोई भी सरकार अगर काम कर रही है ये अच्छी बात है, पर सोसाइटी में इसका बदलाव हम कैसे करेंगे, वो चाहे हम इस तरीके के डिबेट शोज में या अपने मंचों से कहें कि भाई इस तरह से ना करिए, और ये चीज खुद भी ना करें, खुद में मतलब और भी लोग अपने परिवार में इस तरीके की चीज ना होने दें। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम बच्चे को कोई भी क्राइम होता है उसको कहते हैं चुप रहो, कोई जरूरत नहीं है बोलने की, घर में क्या सोचेंगे सब लोग। तो सोशल स्टिग्मेटाइजेशन जो हर आदमी आजकल बात कर रहा है कि इसे हम कैसे साइकोलॉजिकली कैसे दूर करें, इस पे हमें फोकस करना पड़ेगा, फोकस करना होगा। लेकिन स्वाति जी, जो वो आंकड़े गिना रही थी, अगर आप ये कहें कि उन्होंने हमें ऐसा बना के दिया तो आपको लाई इसी के लिए थे ना कि आप बदलाव लाएंगे, तो फिर आंकड़े कैसे हैं वैसे? देखिए, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा इस मन से कि हम कुछ कर नहीं सकते। मैंने ये बोला कि जो आंकड़े आप शो कर रहे हैं या आप शो कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो इसी 1 साल में हो गया। ये सरकार पूरी तरीके से तत्पर है और सारे इनिशिएटिव ले रही है कि किस तरीके से हम क्राइम को रोकें अपने प्रदेश में। और ये हर कोई मानता है कि लॉ एंड ऑर्डर अब कंट्रोल है। मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% क्राइम खत्म हो गया है और कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार कहीं भी अपने कदम पीछे नहीं कर रही है। जो भी उसमें अगर कोई भी दोषी पाया जा रहा है तो उसके अगेंस्ट हम कार्रवाई कर रहे हैं। और अपर्णा जी, मैं इसमें जोड़ दूं, क्योंकि आप जो कह रही हैं, क्या महिलाएं आज बाहर निकल रही हैं तो पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं? देखिए, महिलाएं आज निकल रही हो, वो कल निकल रही हो, वो पहले भी निकल रही थी। महिला, मैं पहले भी बोल चुकी हूं, अगर दबंग है तो उसको निकलने में किसी बात की डर नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो महिला खुद में सशक्त है, बहुत ज्यादा सशक्त है। हाँ, ये बात जरूर है कि अब रात में जिस प्रकार से जो क्राइम इतना आप बता रहे हैं, मैंने भी आपको एनसीआरबी के डेटा बताए, इससे हम जो है आंख में चोली नहीं खेल सकते कि दे आर नॉट सेफ ऑन रोड्स। बट हाँ, महिला के अंदर अपनी विल पावर जरूर है कि वो अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं, क्या आप हाथ उठाकर बता सकती हैं आप में से कितनों को ऐसा लगा है कि पिछले 1 साल में जब से योगी सरकार आई है और आप लोग शाम में बाहर निकलते तो ज्यादा सेफ महसूस करते हैं? जिनको सेफ लगता है वो हाथ उठा दें। अब बताइए स्वाति जी, हाथ ही नहीं। आपने बिल्कुल, हाँ, कुछ को लगता है, ठीक है। नहीं, मैंने कहा कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि 100% लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में हो गया है, बट हमने काफी हद तक उस पर कंट्रोल कर लिया। एक चीज, मैं जिन महिलाओं ने हाथ पहले उठाए थे और नीचे कर लिए, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी, क्या आप अपने घर में सुरक्षित हैं? मैं इन जनरल पूछ रही हूं। आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, आप लोगों ने मुझे इस जगह पे पहुंचाया। मैं महिलाओं की प्रॉब्लम्स को देखती हूं कि महिला अपने घर में सुरक्षित नहीं है। अभी मैं बिल्कुल आपकी बात को सही मानती हूं कि हमें अपना परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा, और वो परसेप्शन चेंज कहां से होगा? जब हम अपने घर में ये बताएंगे कि आप डिस्क्रिमिनेट मत करो, मां, बेटी, बहन और पत्नी के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेट मत करिए, अपनी विचारधारा को मत चेंज करिए। महिला मतलब महिला होती है। आप अगर महिला के लिए बताएंगे कि महिला का किस तरीके से सम्मान होना चाहिए, चाहे वो बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे मां हो, चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो, क्योंकि हमारे समाज में ये सिखाया जाता है कि मां के लिए अलग सोच, बेटी के लिए अलग सोच, बहन के लिए अलग सोच और पत्नी के लिए अलग सोच, इसलिए शायद ये प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जिन महिलाओं ने बोला, या मैं ये नहीं कहती हूं कि बिल्कुल ही हम सुरक्षित हो गए हैं, लेकिन क्या आप अपने घर में सुरक्षित हैं? कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पति से मार खाती हैं, कितनी ऐसी बच्चियां हैं जिनको घर से बाहर पढ़ने नहीं दिया जाता, उन्हें भेजा नहीं जाता है, और कितनी ऐसी बच्चियां जिनके घर के लोग ये कहते हैं। अभी एक कार्यक्रम में मैं गई थी, वहां गांव के वो आए थे, पंचायत पूरी आई थी उनके, तो उन लोगों ने बोला कि भाई हमारा ये परसेप्शन है कि बच्ची है अपने घर चली जाए, शादी हो जाए, सुरक्षित रहेगी। मैं ये कहती हूं, जब आप अपनी बेटी को, माँ बाप अपनी बेटी को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो वो ससुराल में जाके कहां से सुरक्षित रहेगी? स्वाति जी, लेकिन आप जो ये कह रही हैं, बहुत, मैं आपको सुनता हूं तो बहुत प्रभावित महसूस करता हूं, क्योंकि महिलाओं को मुझे लगता है ऐसा ही होना चाहिए। कम से कम हम लोग दिल्ली या मेट्रोज में तो महिलाओं को ऐसा ही देखते हैं, और हमारी इंडस्ट्री में तो बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं, तो अच्छा लगता है कि सब सशक्त हो रही हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आप भी अपने घर में थी, आप राजनीति में तब आई जब आपके पति विवाद में फंसे, और उसके पहले आप चूल्हा चौका ही देख रही थी। अगर सब कुछ बराबर होना चाहिए तो आपके पति ने पहले आपको राजनीति में क्यों नहीं लाने का फैसला किया? मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि चूल्हा चौका से पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, ये मैं बता दूं।
और चूल्हा चौका मैंने इसलिए अपनाया क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं था, मुझे मेरे बच्चों को टाइम देना था, और मैं घर में भी बैठ के फ्रीलांसिंग काम करती थी, ये मैं आपको बता दूं। मैंने कहा, शुरुआत में मैंने कहा था कि एक महिला ही इतनी सशक्त हो सकती है कि वो अपने घर के साथ अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी देख सकती है। मैं अपने घर में जरूर थी, अपने बच्चों को जरूर पाल रही थी, अपना घर जरूर देख रही थी, लेकिन साथ साथ मैं अपना फ्रीलांसिंग भी करती थी। मैं अपना प्रैक्टिस भी करने वाली थी, लेकिन वो पति को बचाने के लिए या पॉलिटिक्स में आना मेरा एम नहीं था, ना मेरी अपॉर्चुनिटी, मैंने इसको कोई अपॉर्चुनिटी की तरह लिया है। मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, वरना आज से 15 साल, जब मेरी शादी 16 साल पहले हुई थी, शायद मैं पॉलिटिक्स में तभी आ जाती क्योंकि मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ी हुई थी। मुझे पॉलिटिक्स में नहीं आना था, सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि मैं यहां आई, और मैं तो लोगों का, जिन लोगों ने मुझे यहां पर भेजा है, और खासकर मीडिया का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज आपने इस जगह मुझे भेज दिया है कि मैं लोगों में ये प्रॉब्लम्स, महिलाओं की प्रॉब्लम्स देख रही हूं और मैं अपनी बात को रख पा रही हूं। मैं बिल्कुल मुझे ऐसे, मैं जो आपने अपनी बात बोली, मुझसे अभी कुछ दिन पहले रीता मैम ने कहा था कि जब हम लोग संसद में थे, वहां संसद में महिलाओं का पूरा ग्रुप होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। मैं 8 मार्च के पहले में संसद में जो डिस्कशन हुआ था लास्ट ईयर, जो हर महिला को अपनी बात रखने की बात समय दिया गया था, मैं वो देख रही थी कि हर महिला अपनी बात रख रही थी। वहां किसी पार्टी विशेष की बात नहीं हो रही थी, हर महिला को बात रखने की, और वो एक महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही थी। मैंने शुरुआत में ही, जब मैं सदन में गई थी पहली बार, तो मैंने इस बात को मैंने भी रखा था कि हम लोग एक गेट टुगेदर, टाइम टू टाइम एक गेट टुगेदर करेंगे महिलाओं का, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे सपा से हो, बसपा से हो, चाहे भाजपा से हो, या किसी इंडिविजुअल कोई इंडिपेंडेंट कोई। हो पा रहा है क्या? हाँ, गेट टुगेदर हो रहा है क्या? नहीं, ये हुआ नहीं, वही मैं बता रही हूँ। नहीं, मैं बता रही हूँ कि मैंने इस बात को शुरू में ही रखा था। एक इनिशिएटिव की बात होती है, एक सोच की बात होती है, सोच तो सकारात्मक है और जरूर होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई भी महिला इशू हो तो सबको एक साथ हो जाना चाहिए। उस समय किसी पार्टी, स्वाति जी बुलाएंगे, आप जाएंगी उस गेट टुगेदर में? हाँ बिल्कुल, मैं बुलाऊंगी और मुझे विश्वास है आएंगी भी। मैं चली जाऊंगी। अच्छा, लेकिन चूंकि स्वाति कह रही थी कि परिवार में महिलाओं को और प्रोत्साहन मिलना चाहिए, आप तो एक ऐसे परिवार से हैं जो राजनीति में इतने सालों से है, और हम जब उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं तो कांग्रेस की बात होती है तो लोग कहते हैं प्रियंका गांधी को आ जाना चाहिए, राहुल गांधी से उनको आगे करना चाहिए। आप ऐसे परिवार से हैं जो अभी पिछली इतनी करारी हार उन्होंने झेली विधानसभा चुनाव में, आप क्यों नहीं आगे आती हैं? आप क्यों फेस नहीं बनती? क्यों अखिलेश यादव ही फेस हैं? भाई, वो हमारे घर के मुखिया हैं, बड़े हैं, और उनको जो है एक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस जो मुझे नहीं है अभी, उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। भाई, वो 25 साल तो उनको ऐसे ही हो गए राजनीति करते करते। स्वाति जी को देखिए अनुभव नहीं था, इतने मंत्रालय योगी जी ने दे दिए, आपको तो अगर देंगे तो क्या नहीं हो जाएगा? तो वो एक मंत्री हैं अभी, तभी योगी जी वो हैं अभी, उनको भी उतना टाइम हो गया। आप बीजेपी में आने की नहीं सोच रही? मोदी जी आपको पसंद भी बहुत है। आप सोच रहे हैं, ये बड़ी बात है। मुझे तो ये लग रहा है, मैं तो सपा में हूँ, सपा में ही की तरफ से आई हूँ। और हारे जीते, मौका मिले ना मिले, आप सपा में ही रहेंगे। जीते तो हम लोग फूलपुर और गोरखपुर जीत तो गए भाई। अब आप क्या चाहते हैं, 19 में दिखाएंगे? अच्छा, ये फूलपुर के और चूंकि गोरखपुर की बात हो रही है, आपको लग रहा है कि जिस तरीके से आपकी पार्टी के अंदर मायावती के साथ जो एक जमाने में हुआ, और उसको लेके उनके अंदर बहुत रोष था, जो गेस्ट हाउस कांड था, आपको लगता है एक महिला को बतौर मायावती, उनको क्या वो सब भुला के साथ आ जाना चाहिए? आप जो जिन कार्यकर्ताओं ने उन पे अटैक किया था मायावती जी पर उस समय, वो स्टेटस अभी भी एम्बिगुअस है कि वेदर देवर फ्रॉम विच पार्टी, ये डेफिनेट नहीं हुआ। लोग कहने के लिए, यहाँ पे आदमी जो चाय बेचता है वो भी प्रधानमंत्री तक की राजनीति करना जानता है। तो मैं ये बोलती हूँ कि उनको भी ये बात पता है अंदरूनी कि कौन लोग थे, एंड शी हैज वेल आइडेंटिफाइड दोज पीपल कि जिन्होंने उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया था। वो एकदम, मैं उसके लिए बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगी कि वो गलत था। मतलब जो भी चीजें हुई, उन्होंने जो जिस तरह से उसको कहा और जिस तरह से किसी भी महिला के दिल पे चोट लगती, तो वो जायज बात है। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर जो भी चीजें उस समय हुई, या अब जो एक परिणाम आ रहा है हमारे सामने, तो मुझे लगता है कि उनको ये पता है कि वो सपा के लोग तो नहीं थे, और ये बात वो कई बार जो है अपने लोगों से बोल चुकी हैं, क्योंकि मेरे भी कई लोग जानने वाले हैं, और आपस में हम लोग भले ही अलग अलग पार्टी से होते हैं, मगर जब भी कहीं मिलते हैं तो ये सब बातें होती हैं। और ये गेस्ट हाउस कांड एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, तो ये कोई किसी के जहन में ऐसे यूपी पॉलिटिक्स में इट इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैसे घटनाक्रम हुआ, जिसकी वजह से सारी चीजें बदली और बहुत सारी चीजें आगे चलकर हुई। मुझे लगता है आप अपने ससुर जी से कहती
कि मुझे मायावती को समझाने दीजिए, तो ये गठबंधन और पहले हो गया होता। नहीं, तो वो पहले, सबसे पहले तो नेताजी, माननीय नेताजी गए थे काशीराम जी। नहीं, लेकिन आप समझाती महिला होने के नाते तो बेहतर होता। मुझे समझाने की उनको आवश्यकता है कि वो मुझे समझाएंगे। नहीं, मायावती को कह रहा था। अच्छा ठीक है, स्वाति जी एक और सवाल बताइए। मैं अभी रिसर्च कर रहा था आपसे बात करने के पहले, और आप गिना रही थी कि आपने बहुत सारे काम किए हैं बीते 1 साल में जो संभव हो पाया, लेकिन मैं देख रहा था महिला आयोग जो उत्तर प्रदेश का है उसकी अध्यक्ष थी जरीन उस्मानी। उन्होंने 3 तारीख को उनका कार्यकाल खत्म हो गया, और उसके बाद से आज 17 मार्च हो गए, करीब करीब 43-44 दिन हो गए, पद खाली पड़ा है। एक राज्य में जहां महिलाओं को सशक्त करने की बात हो रही है, महिला आयोग की अध्यक्ष का पद 45 दिन खाली है। देखिए, बता दूं कि अभी इलेक्शंस की वजह से भी ये डिसीजन नहीं हो पाया, और बहुत जल्द से जल्द डिसीजन होगा। जो भी महिला आयोग की जो भी अध्यक्ष बनेंगी बहुत ही सशक्त बनेंगी, और ऐसी महिला अध्यक्ष बनेंगी जो हार्श डिसीजंस भी लेना जानती होंगी, कि अगर कोई गलत कर रहा है किसी महिला के साथ तो किस तरह का डिसीजन। आयोग की जो भी अध्यक्ष बनेंगी बहुत ही सशक्त बनेंगी, और ऐसी महिला अध्यक्ष बनेंगी जो हार्श डिसीजंस भी लेना जानती होंगी, कि अगर कोई गलत कर रहा है किसी महिला के साथ तो किस तरह का डिसीजन लेना चाहिए। जी, चुनाव की आचार संहिता खत्म हुए वक्त हो गया। अरे परेशान मत होइए, भारतीय जनता पार्टी या हमारी सरकार जो भी काम करती है बहुत अच्छा काम करती है। अपर्णा जी, आपको लगता है कम से ये एक लापरवाही है कि महिला आयोग जहां महिलाएं जाके अपनी बात रख सकती हैं वहां एक अध्यक्ष नहीं बैठा है? डेफिनेटली इसमें जो है सरकार को थोड़ा प्रोएक्टिव होना चाहिए, और वहां पे तैनाती तुरंत से तुरंत होनी चाहिए, जैसे कि आश्वासन दिया है मंत्री जी ने, तो मुझे लगता है कि जरूर होगा। ठीक है स्वाति जी, मुझे जो मैं और आंकड़े देख रहा था जिस लिहाज से कि जो हम बात कर रहे थे गर्भवती महिलाओं की जो मौत होती है, उसको लेकर योगी सरकार ने पिछले 1 साल में कुछ और किया है क्या? वो देखिए, हम लोगों ने, आपको बता दूं, हम लोगों ने एक बाइकर्स रैली भी निकाली थी जो लड़कियां ही लेकर गई थी। वो अवेयरनेस प्रोग्राम ही हम चला रहे थे कि पहले तो भ्रूण हत्या को रोका जाए, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का अवेयरनेस प्रोग्राम था वो। क्योंकि जब तक हमारी बच्चियां पढ़ी लिखी नहीं होंगी, जब तक वो नहीं समझेंगी कि अगर हमारा कम एज में हमारी शादी हो जाएगी तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या होंगे, उसके क्या क्या नुकसान होंगे, जब तक वो इन चीजों को नहीं समझेंगी, शायद जो भी हम पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं, जो भी हम योजनाएं लेकर आ रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं होगा। तो जरूरी है कि जो हम जितनी भी योजनाएं सरकार बना रही है, चाहे केंद्र सरकार है चाहे प्रदेश सरकार है, साथ ही साथ हमारी केंद्र सरकार भी उसकी अवेयरनेस प्रोग्राम उसके लिए चला रही है, हमारी प्रदेश सरकार भी चला रही है, ताकि बच्चियों में, उनके अभिभावक में ये भावना आए कि हमारी बच्ची अगर कम एज में शादी होगी और कम एज में वो अगर गर्भवती हो रही हैं तो उनके जो मोर्टेलिटी रेट की बात आप कर रहे हैं वो डेफिनेटली वो बढ़ेगा। तो जिस तरह के प्रोग्राम को हम लेकर आ रहे हैं, योजनाओं के साथ साथ अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम चला रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत जल्द से जल्द ये आंकड़े कम होते हुए आपको नजर आएंगे। महिला पुलिस बटालियन बनाने की बात थी, वो हुआ है क्या? हम लोगों ने ये बोला है कि जब पुलिस भर्ती होगी तो उसमें 20% महिलाओं के लिए हम लोगों ने कहा कि 20% महिलाओं की भर्ती होगी। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि हम कितना ज्यादा महिलाओं को सशक्त करने में, क्योंकि कोई भी महिला देखिए तब सशक्त होगी जब उसके अंदर एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगा, और जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगा तो वो एक डिसीजन मेकिंग पावर उसके अंदर आएगा। और पुलिस में भी, और जरूरी भी है, क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि महिलाओं के साथ क्राइम रेट जो कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो जरूरी है कि ऐसी महिला जो कांस्टेबल्स हैं, जो भी महिला पुलिस विभाग में महिलाओं की ज्यादा आवश्यकता है, ताकि किसी महिला को या किसी बच्ची के साथ अगर गलत हो रहा है तो वहां पर पुलिस कांस्टेबल जो महिला है वो पहुंच करके उनकी बात को ठीक से समझ सके। महिलाओं के लिए स्पेशल कोड बनाने की बात थी, वो कब तक आ जाएगा? स्पेशल कोड बनाने का वादा योगी जी ने किया था। देखिए, ये सरकार जो भी वादा कर रही है वो धीरे धीरे हम चीजों को कर रहे हैं। आप शुरू से देख लीजिए, हम लोगों ने जो संकल्प पत्र में किया, जो भी वादा हमने किया था, लोग विपक्ष हमारे ऊपर अटैक करते हैं, संकल्प पत्र में तो आपने इतनी चीजें बोली थी, आपने किया नहीं। अरे वो संकल्प पत्र 5 साल के लिए था। जो भी हम योजनाएं लेकर आ रहे हैं अपने संकल्प पत्र को भी सामने रख रहे हैं, और उसके अलावा भी हम योजनाओं को लेकर के आ रहे हैं। और जिन योजनाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम योजनाएं इसको धरातल पर ले आएंगे, तो वो कर भी रहे हैं। प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, एक आप समझ सकते हैं, आपके चैनल में भी जब कोई नया प्रोग्राम लॉन्च होता होगा तो उसके जो प्रोसीडिंग्स होते होंगे, जो प्रोसेसिंग होती होगी, उसमें टाइम लगता होगा। जरूर बहुत जल्दी हो जाएगा वो भी। तो महिलाएं कुछ इस तरीके से समझें कि आप घर का खाना बनाती हैं
तो जिस तरीके से आप पहले दाल बनाना शुरू करती हैं, फिर धीरे धीरे पूरा खाना बन के परोसते हैं, तो उसमें 5 साल में धीरे धीरे अभी सब बन रहा है। अपर्णा जी, मुझे ये बताइए, आप क्या चाहेंगे कि अगले 1 साल में कम से कम, जब हम अगले बार इस मंच पर बैठे हैं, तो तब तक क्या क्या हो जाना चाहिए महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में? कि महिलाओं के लिए जितने भी, पहली बात तो वादे किए गए हैं, उनको सबसे पहले पूर्णता, उनको जो है मजबूती के साथ, मुझे लगता है अब ये दूसरा साल चल रहा है, तो मुझे लगता है कि पूरा कर देना चाहिए, क्योंकि भाई महिलाएं जो है 50% भागीदारी रखती हैं समाज में, और इक्वालिटी तभी आएगी जब हम उनके लिए ये वादे, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए पूरे कर देंगे। ये सरकार सिर्फ वादा ही नहीं कर रही है, जो भी योजनाएं ले आ रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं। मैं एक चीज आपको थोड़ा सा आपको बोलूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगा। आपने कहा कि महिलाएं जो खाना बनाती हैं, पहले दाल बनाती हैं, फिर धीरे धीरे खाना बनाती हैं। जो महिलाएं काम करती हैं, अगर आपको खाना बना के दिखा दीजिए तो मैं आपको मान जाऊं, बुरा नहीं मानिएगा। आज महिलाएं हैं तो आपको खाना मिल रहा है, आज महिलाएं हैं तो आपको खाना मिल रहा है, वरना शायद खाना भी नसीब नहीं होता, वरना शायद आपको खाना भी नसीब नहीं होता। महिलाओं की तो हम तुलना ही नहीं कर सकते, और बुरा नहीं मानिएगा, उसी माँ ने खाना बना के पढ़ा लिखा के यहाँ तक भेजा है, तो अब आप चैनल पर बैठे। उसका क्रेडिट तो कोई छीन ही नहीं सकता। देखिए, महिलाएं जो कर सकती हैं वो पुरुष कभी नहीं कर सकते, मैं हर जगह ये कहता हूं, और मेरी दावत कभी रहेगी, मैं आपको खिलाऊंगा, लेकिन मैं खुद बना के आपको खिलाऊंगा। अच्छा, लेकिन मैं आखिर में, चूंकि आप लोग बहुत सशक्त महिलाएं हैं, मगर आपने मुझे मेरा पॉइंट नहीं कंप्लीट करने दिया, है ना? अब मैं ये बात कहना चाहती हूँ, स्पेशली मतलब जो अभी हमारा एक महिलाओं का, क्योंकि भाई हम दोनों महिलाएं हैं, वो तो अच्छी बात है, बट थोड़ा हम लोग अगर मुद्दे की बात ये भी करें कि जो बहुत ज्यादा की पॉइंट था, और आई थिंक इन्वेस्टर समिट विच वॉज द मोस्ट हाईलाइटेड पॉइंट, मैं चाहती हूँ कि उसके भी जो एमओयू साइन हुए हैं वो भी पूरे हों, क्योंकि होता क्या है कि एमओयू साइन तो हो जाते हैं, मगर उसमें कितना पैसा आता है, कितना चला जाता है, ये किसी को पता ही नहीं चलता है। मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको देती हूँ एमओयू सिग्नेचर्स का, वो है मध्य प्रदेश सरकार। इससे बड़ा सरकार का कोई भी मुझे नहीं लगता है कि इन्वेस्टर समिट पहला यहाँ जैसे हुआ वैसे ही एमपी में होता आया है। और मैं आपको बताती हूँ कि वहां पे 75,000 करोड़ से लेकर 1.5 लाख करोड़ तक जब पैसे आने की बात आई, तो अभी तक आया कितना है, अगर इस पे हम लोग ध्यान दें तो वो 640 करोड़ तक भी नहीं आया है। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम यूपी में इतनी संभावना है, इतनी सकारात्मकता, इतने ऊर्जावान, इतने ओजस्वी लीडर्स को देखते हैं, और इस तरीके के जो सरकार के दावे हैं, मेरा ऐसा मन कहता है कि अगर हम वो एमओयूज साइन करने के बाद उनको पूरा भी कर सके, तो हमारी इसमें जो है, और सभी की योगी जी भी यहाँ आने वाले हैं मंच पे, तो आपका ये सवाल है योगी जी के सामने जरूर। एक पर्सनल उस पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये किसी सरकार स्पेसिफिक नहीं है। सही बात। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ट्रांसपोर्ट नगर ये लखनऊ का बहुत बड़ा पार्ट है, और यूपी SIDC इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। वहां पे मैं खुद गई, मुआयना किया मैंने, क्योंकि मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग हैं, वो लोग करना चाहते थे आपका स्टार्टअप इंडिया। तो मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि कौन सा स्टार्टअप इंडिया, मैंने तो आज तक कोई स्टार्टअप इंडिया नहीं देखा। मुझे बड़ा खराब लगा इस बात का कि ये बहुत बड़ी योजना प्राइम मिनिस्टर साहब ने कही थी, और जब ये बात कही गई तो उसमें बहुत सारे जो छोटे व्यापारी हैं, या छोटे आप व्यापारी क्या कह लीजिए, छोटे बिजनेसमैन है, दो वांट टू पुट देयर प्लांट्स, चाहे वो वाटर का प्लांट हो, चाहे किसी भी चीज का कोई केमिकल फैक्ट्री हो, वो उनको लगाने का मन है। देयर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि सीवेज नहीं है यूपी SIDC में। वहां ट्रांसपोर्ट नगर में सीवेज की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप अभी अगर किसी अपने रिपोर्टर को भेज दें तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम बात करते हैं कि हम स्टार्टअप इंडिया करेंगे, डिजिटल इंडिया करेंगे, हम ऐसा इंडिया बनाएंगे विच विल बी इंडस्ट्रियलाइज्ड, मगर हम ये कब तक करेंगे जब सीवेज ही नहीं है वहां पे। बहुत बेसिक सी एक वो है। सही बात है। देखिए अभी थोड़ी देर इसका मैं जवाब पहले दे दूं। और एक मिनट स्वाति जी, सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी SIDC में किसी से पूछिए कि भैया सीवेज नहीं है, ये किसके पास हम जाएं, तो वो कहते हैं ये यूपी SIDC की जिम्मेदारी नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप ये प्लीज कराइए, ये आप ही के उसमें आता है। मैं आपको पीछे से आंसर देना शुरू करती हूँ। जिस यूपी SIDC की बात कर रही हैं, आपको फुर्सत हमारी सरकार में मिली कि जाके वहाँ विजिट करिए? नहीं, मैंने जिस आप मैंने मेरी बात आप सुनिए, तो मैं आपकी सरकार में नहीं, मैं अपनी सरकार में ही गई थी,
और मैं तो ये भी बताना चाहती हूँ कि इससे पहले तो किसी और की सरकार रही थी, मगर तब भी तो नहीं था। तो फिर अगर आप ये बहुत बड़ी सीवेज की, अब तो आपके भाई सारे पार्षद हैं, सारे मेयर हैं, सारे मंत्री हैं, आपके चीफ मिनिस्टर है, तब भी अगर सीवेज की प्रॉब्लम आ रही है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपने जो कहा कि मैं वहां पर गई, वहां पर सीवरेज के कोई भी फैसिलिटीज नहीं थी। ओके, आपने कहा, अभी फिर आपने कहा हम अपनी ही सरकार में गए थे, तो जब आप अपनी ही सरकार में गई थी तो तभी आपने वहां के बिजनेसमैन से पूछा होगा कि कहां जाकर के हम पता करें सीवरेज के लिए। इलेक्शन आचार संहिता लग चुकी थी। इट वॉज योर आंसर ओनली। ओके, आपने यही जवाब दिया कि हम जाकर के वहां पूछे कि भाई कहां पर जाना है, तो उन्हें ये पता ही नहीं था कहां पर जाना है। तो यानी आप अपने सरकार की और अपने कार्यकाल की बात कर रही हैं, ठीक। जिस आप इन्वेस्टर समिट की बात कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में पहली बार इतना भव्य आयोजन हुआ, इन्वेस्टर समिट हुआ। आपके टाइम में इन्वेस्टर समिट तो नहीं हुआ, पर आप पता करिएगा, आप अपने आंकड़े लेकर नहीं आई हैं। आपके टाइम में बहुत सारे एमओयू साइन हुए थे और वो एमओयू टेबल पे धरे के धरे रह गए। ये वो सरकार है जो आपके भी एमओयूज को हम आगे लेकर चल रहे हैं। उन कंपनी से भी हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं कि इफ यू आर इंटरेस्टेड देन वी आर ओपन फॉर यू कैन कम एंड यू कैन प्रोसीड ऑल द फॉर्मेलिटीज। अपनी सरकार आपने मेरी सरकार में अगर अपर्णा लगाया है, अपनी सरकार का भी डिफेंड। अपर्णा जी, आई एम जस्ट गिविंग यू द आंसर, सो यू जस्ट मेड आल्सो गिविंग यू द आंसर रिगार्डिंग द सेम। लिसन मी फर्स्ट ना, आपने जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब मैंने इसलिए कहा कि मैं पीछे से आंसर दे रही हूँ। यूपीएसआईडीसी में अगर आप मेरे सरकार में गई तो ये सीवरेज की प्रॉब्लम 1 साल में नहीं हुई। मैं तो अभी जो प्रॉब्लम है, सुन लीजिए, अभी भी नहीं हुई है। मेरी भी बात सुन लीजिए, जो प्रॉब्लम है मैं आपको बता दूं, ये यूपीएसआईडीसी में ही प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे सरोजिनी नगर क्षेत्र में ये एक प्रॉब्लम है और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। उसको हम लोग, मैंने अभी अमृत योजना में ये मैं प्रपोजल बना करके भेज भी रही हूं, जो केंद्र सरकार की योजना है, और अगर वहां से पास हो जाएगा तो सिर्फ यूपीएसआईडीसी का ही नहीं, पूरे सरोजिनी नगर की ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सो ये आपका आंसर हो गया। दूसरा, कैंट में भी यही प्रॉब्लम है, तो मेयर साहब तो आप ही की पार्टी है। आप चिंता मत करिए, सब हो रहा है। कैंट का आपको शायद पता नहीं है, अमृत योजना के लिए गया था, आप वो भी जानकारी लेकर आइए। नहीं, वो भी मेरी बात सुन, मेरी अब पूरी टाइम बढ़ने दीजिए, मेरी बात अब सुन लीजिए। अरे योगी जी, अगर आप 2 मिनट, अगर आप अपनी सरकार की बात कर रही हैं तो आप खुद ही फिर गलत बोल रही हैं कि आपकी सरकार में वहां के बिजनेसमैन को, वहां पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको पता ही नहीं था कि स्टार्टअप इंडिया तो आपका है ना। लेकिन क्षेत्र स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया तो हमारा की बात छोड़ दीजिए। नहीं, हम तो आपके सवाल, स्टार्टअप इंडिया तो हमारा है, स्टार्टअप इंडिया तो हमारा है, लेकिन सवाल आप पीछे से कर रही हैं। स्टार्टअप इंडिया अभी का मैं पूछ रही हूँ। आप पहले उन एमओयू का जवाब दीजिए जो आपके यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी छोटी सी रिक्वेस्ट कर, देखिए मेरे पास वक्त नहीं है। 2 मिनट, खुले मन से उन्होंने कहा था कि जितने भी एमओयू साइन हुए हैं उसका मुख्यमंत्री कार्यालय से ही फॉलो अप होगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। अगर वो काम नहीं करना होता तो उस खुले मन से नहीं बोलते, और अगर वो आश्वासन नहीं था, अगर सिर्फ आश्वासन होता और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार सिर्फ आश्वासन देती तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इस उत्तर प्रदेश में, इस लखनऊ में नहीं आ। स्वाति जी, देखिए हमारा मकसद ही यही था कि ये जो चर्चा हो रही है ना, इसमें बहुत सारी चीजें आपने बताई क्या नहीं हुआ, तो आपको भी पता, जवाब मैंने आपने जवाब भी दिया। तो सरकार और सरकार खेल रही है यहाँ पर। ठीक है, नहीं होना चाहिए। ये तो आपने खेलना शुरू किया तो मैंने जवाब दिया। खेल तो आपने आप सोच रही थी, हमारे गोल मैंने कर दिया। थोड़ा थोड़ा पानी दोनों लोग पी लीजिए। इन्होंने सोचा हमारे कोर्ट में गोल करें, वो उल्टा पड़ गया, गोल उधर हो गया। खेल तो आपने शुरू किया। थोड़ा सा रुकिए, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं आखिर में, चूंकि देखिए ये मौका नहीं मिलेगा, दोनों बहुत सशक्त महिलाएं, 30 सेकंड में सिर्फ इतना बताइए कि अगर घर में पुरुष जो है वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है महिलाओं को, तो वो क्या करें। अपर्णा, आप शुरू कर दीजिए, फिर आप बताइए। नहीं, आप पहले इन्हीं से पूछ लिए। नहीं, तो सवाल पहले आपसे किया गया, फिर मुझे काट देंगी। अरे आप भी मुझे काटिए ना, मुझे तो पहले भी काटा, फिर आप काट देंगे। आप भी मुझे काटिए, मुझे अच्छा लगेगा। आप पहले बोलिए। मैं ये जेनरिक सवाल पूछ रहा हूँ, इसका पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। कोई कहीं भी है और महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं, पुरुष घर के नहीं बढ़ने दे रहे या कोई और नहीं बढ़ने दे रहा, तो वो क्या करें, आप जैसी कैसे बन पाए, ये मैं पूछ रहा हूँ। 30 सेकंड में छोटा जवाब। पुरुष अगर आपको बढ़ने नहीं दे रहे हैं तो घर में अन्य महिलाएं भी होती हैं, आपकी माता हैं, बहनें हैं, सास हैं, और आई थिंक वो सपोर्ट ग्रुप जब आप डेवलप कर लेते हैं, देखिए सपोर्ट डेवलप करना पड़ता है हर जगह से, और आपकी अंदर की चाह भी होनी चाहिए। तो अब जब आप सशक्त पूरी तरह से अंदर से हैं तो आप अपने बगल वालों को भी, जो आसपास आपके रिलेशंस में हैं,
उनसे भी आप सपोर्ट करते हैं। कोई एक महिला अपने आप नहीं खड़ी हो पाती है, उसको सपोर्ट चाहिए होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश, हमारे प्रदेश की हर बच्ची, हर महिला को यहां से सशक्त होना पड़ेगा। आपने जैसे शुरू में बोला था कि हमारे यहाँ बच्चियों को दबा दिया जाता है, अगर उनके साथ कोई रेप या कोई मोलेस्टेशन का केस होता है तो उनको दबाया जाता है। वाकई नहीं दबाना चाहिए, और अगर परिवार वाले दबाते हैं और बच्ची को और एक महिला को लगता है कि वो सही है, उन्हें सवाल खड़ा करना चाहिए, सामने आके बोलना चाहिए। तो जरूर बाहर आए, आप आइए। अगर आपके साथ गलत होता है, हर महिला, हर बच्ची के लिए मैं कहती हूँ, अगर कोई गलत करता है, आप बाहर निकलो, बोलो, आपके साथ धीरे धीरे लोग आकर जरूर जुड़ेंगे, मैं विश्वास दिलाती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप दोनों यहाँ आए और इतनी मुखरता से आपने अपनी बात रखी। बहुत सारी महिलाएं प्रेरित हुई होंगी और मुझे लगता है आप दोनों मिलकर अगर काम करें, सरकार किसी की भी हो, देखिए विकास होना चाहिए सबका, ये अगर मिलकर होगा तो बहुत अच्छा होगा। हम मिलकर ही काम करेंगे। बाकी तो वो जो बैठने की बात थी ना, वो आप लोग पार्टी कीजिए और बुला लीजिए दोनों अक्रॉस द पार्टी लाइन। हमारी सरकार तो सबके लिए ओपन है, जो आना चाहे आए और अपने सजेशंस दे सकता है, हम उसको लेने को तैयार। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों पर। मैं चाहूंगा कि खड़े होकर हम दोनों महिलाओं को थोड़ा उनका अभिवादन करें, जिस तरीके से उन्होंने संबोधित किया और जवाब दिया।